So, hi everyone, welcome back to Power IAS. My name is Rupesh. I hope you guys are doing well. जो भी बच्चे पहली बार सेशन में आए, मैं फिर से बता देता हूं उनको हमने क्या स्टार्ट किया है। सर हमने स्टार्ट किया है 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी। कहने का मतलब है 25 सेशन में हम लक्ष्मीकांत को पूरे तरीके से खत्म करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है, आप मुझे बताओ प्रीसाइजली कोई भी एग्जाम जो यूपीएससी वर्टिकल का हो, स्टेट पीसीएस का हो, कोई भी ऐसा एग्जाम बता दो जिसमें फंडामेंटल राइट्स में पिछले 3 साल से क्वेश्चन ना पूछे गए हो। ट्रस्ट मी, आपको कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं दिखाई देगा। हर एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स से आपको क्वेश्चन आते हुए नजर आएंगे और काफी डिटेल क्वेश्चन आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जब यूपीएससी का प्रॉब्लम सामने आ रहा था तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स को 1 घंटे में पढ़ाया था, जहां यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को बस मैंने समझाया था कि 21 से कैसे क्वेश्चन आएंगे, आर्टिकल 14 से कैसे क्वेश्चन आएगा। आज का जो सीरीज है, आज का जो चैप्टर है, इसमें हम फंडामेंटल राइट को 3 अलग-अलग पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 घंटे के अंदर में हम फंडामेंटल राइट को कवर अप करेंगे। बट ट्रस्ट मी, आफ्टर दीज 3.5 आवर्स आपके फंडामेंटल राइट से आते हुए मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट कर रहे हो, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी का कोई भी वर्टिकल का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि देखो टॉपिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। इट इज जस्ट दैट कि आप जो भी पेपर अटेम्प्ट करोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपको आंसर कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ऑफिशियली दिस इज द फर्स्ट क्लास और मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि जो भी एस्पिरेंट अभी इस क्लास में पहली बार जुड़े होंगे, राइट, अभी उनको अगर कुछ भी नहीं पता तो भी आपके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही स्क्रैच से पहली ईंट रखते हुए स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करेंगे, लक्ष्मीकांत से बेटर तरीके से कवर अप करेंगे, कुछ क्वेश्चन को पूछते हुए, क्वेश्चन देखते हुए, ताकि हम क्यूरियोसिटी के साथ इस चैप्टर को कवर करें। ठीक है, जो हमारा एसओपी हमेशा से रहा है वो यही रहा है कि सर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन दिखा दो। देखो क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2024 में आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और प्रीसाइजली राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आई थिंक जिसने बेसिक भी पढ़ा हुआ है उसको इसका आंसर दिख जाएगा। फिर देखो 24 में, देखो अभी रिसेंट में 24 के पेपर से कितने क्वेश्चन आए फंडामेंटल राइट में। रिट प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट्स किस पे जारी करते हैं आपको बताऊंगा मैं आगे। आर्टिकल 32 में हम रिट्स जारी करते हैं और रिट्स कहीं ना कहीं एक लीगल डॉक्यूमेंट है, राइट, जहां से सुप्रीम कोर्ट सबके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराता है। विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। बस अभी आराम से क्वेश्चन को देखो कि आखिरकार मेरिट को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने 2024 में। ये सारे के सारे क्वेश्चन इन 3 सीरीज के बाद, 3 वीडियोस के बाद में, राइट, फंडामेंटल राइट के आपसे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। आपके सामने सिचुएशन एक लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखो क्या लिखा हुआ है। इमेजिन लिविंग इन ए कंट्री, आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां पे गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी रीजन के। लिसन दिस केयरफुली। जहां पे आप बोल नहीं सकते जो आपके दिमाग में चल रहा है, राइट, जहां पे आपका रिलीजन जो है उसको बैन किया जा सकता है और आपके पास में कोई भी रिसोर्स नहीं है जिस तरीके से आप चीजों को सही कर सको। दिस इज द रियलिटी ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस अंडर द कॉलोनियल रूल। मतलब जो कॉलोनियल रूल चल रहा था, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो प्रीसाइजली मिलियंस ऑफ इंडियंस के सामने ये सिचुएशन थी कि उनको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, उनके धर्म को कभी भी बैन किया जा सकता है, उनके पास में, उनके मन में क्या चल रहा है उनको कोई नहीं सुनने वाला। अल्टीमेटली उनको जब चाहे उठा करके जेल में डाल सकते, उनके पास में प्रीसाइजली कोई भी राइट से अधिकार नहीं है। और इसीलिए 200 साल की गुलामी जब खत्म होती है और देश आजाद होता है, तो सबसे पहली चीज जो हमारी संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया गया, वो था सर फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कि आपको हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स देना है और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में एक्सटेंसिव काम करने की आवश्यकता है। आप यहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट टुडे व्हाट स्टैंड बिटवीन यू एंड सच ट्रेनी, व्हाट मेक्स इंडिया ट्रूली डेमोक्रेटिक, व्हाट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ब्रिंग आर्बिट्ररी गवर्नमेंट एक्शन एंड व्हाट इंश्योर योर डिग्निटी एज अ ह्यूमन बीइंग। राइट, ये जो भी क्वेश्चंस आप सभी के सामने दिख रहे हैं, इनका एक ही आंसर है सर, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे में यूज कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर के थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने मेंस आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। इससे आप फंडामेंटल राइट्स के रेलेवेंस को दिखा सकते हो। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट। आपके पास में सर 6 पावरफुल कैटेगराइजेशन किया गया फंडामेंटल राइट्स का, और उन 6 फंडामेंटल राइट्स के कैटेगराइजेशन में आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक बहुत सारे मौलिक अधिकार देने की फंडामेंटल राइट्स दिए गए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर आखिरकार में ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या, बहुत ही बेसिक से ब्रेक डाउन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल सबके पास जो होता है, राइट, बहुत ही बेसिक से राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट मेयरली लीगल प्रोविजन, ये सिर्फ आपके लीगल प्रोविजंस नहीं है, राइट।
बहुत ही सैक्रेड प्रोविजंस है, बहुत ही पवित्र है ये प्रोविजंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हर सिटीजन को दिए गए। किसको दिए गए? सिटीजन्स को दिए गए। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स नहीं है उनको भी दिया गया है, उसको भी आगे हम कवर अप करेंगे। लेकिन जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके सारे नागरिक के पास में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, राइट। फिर आपको क्या पता चलेगा? दे रिप्रेजेंट द कलेक्टिव विजडम ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स who understood that true freedom require both liberation from external oppression and protection from internal training। कहने का मतलब यही है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, जो आपका मौलिक अधिकार है, कहीं ना कहीं आपके फ्रीडम फाइटर्स का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका ये मानना था कि आपका देश ये आजाद होने के लिए सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेनिंग, यानी कि सिर्फ हमें ब्रिटिशर्स से आजाद होने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुद को भी लिबरेट करना है अंदर से। मतलब हमारे पास में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो कि हम अपने लिए ग्रोथ कर सके, हम कहीं ना कहीं लिबर्टी के बारे में सोच सके, खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोच सके, तभी तो हम कहेंगे ना कि हम आजाद हैं। सिर्फ बाहर से कोई मुल्क हमें, बाहर से कोई कंट्री हमें, कोई फोर्स हमें कंट्रोल कर रहा है, उसी से हम गुलाम नहीं है। हम अंदर से भी, अपने से भी हम आजाद होने चाहिए। आपको कल सपोज करो अंग्रेज चले गए देश को छोड़ करके, लेकिन अभी भी आपको रूल करने के लिए आपके ऊपर में 10 लोग हैं, आपको आपके अधिकार नहीं दिए जा रहे। तो इवन आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत भले आजाद क्यों ना हो गया, इसके बावजूद भी आप गुलाम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज करो कि आपके फैमिली में, या फिर फैमिली छोड़ो, आपकी सोसाइटी में इस टाइप का एक कस्टम चल रहा है जहां पे आपके साथ में हमेशा भेदभाव किया जा रहा है। तो अंग्रेज अगर भारत छोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी आपके साथ आप ही के लोग भेदभाव कर रहे हैं, क्या आप आजाद हैं? आप आजाद नहीं है। क्या आपके पास में अधिकार है? आपके पास में कोई अधिकार नहीं है। सो फंडामेंटल राइट doesn't only ensure that you are free from such foreign or external rule, it also ensures that you should have that liberty, that opportunity to do something for yourself। आप खुद के लिए भी ग्रो कर सको। फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है। आप हमारे देश में देख लो, जो कास्ट सिस्टम चलता है, जहां पे अपर कास्ट के लोग जो होते हैं लोअर कास्ट के लोगों को ऑप्रेस करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या कहीं से भी हमारे देश के आजाद होने पे वो लोअर कास्ट के लोगों की अगर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो क्या वो आजाद हो पाएंगे? वो आजाद नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने यही बात तो कही थी महात्मा गांधी जी के सामने, और सबके सामने कहा था ये बात कि कल अगर अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाए तो हमारा अपर कास्ट तो ये तो आजाद हो जाएगा, लेकिन क्या जो लोअर कास्ट है वो आजाद हो पाएगा? आज भी वो लोअर कास्ट जो अपर कास्ट के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्या वो आजाद हो पाएगा? आज वो लोअर कास्ट जो अपर कास्ट के सामने जमीन पे बैठता है, क्या वो आजाद हो पाएगा? वो लोअर कास्ट जो अपर कास्ट के कुएं से पानी नहीं निकाल सकता, क्या वो आजाद हो पाएगा? वो आजाद नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई फंडामेंटल राइट्स वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। दैट इज समथिंग वी हैव टू स्टडी। अगर मैं आपको थोड़ी सा टेक्निकल प्रोविजंस में बताऊं तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 3 है, इसके अंदर में आपको फंडामेंटल राइट्स दिखाई देंगे। प्रीसाइजली आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स दिखाई देते हैं। और हम फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 14 से पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 कहीं ना कहीं स्टेट का डेफिनेशन देता है, आर्टिकल 13 कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू को बताता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब लास्ट क्लास होगा फंडामेंटल राइट के, तीसरी क्लास में कवर अप करेंगे। हम स्ट्रेट स्टार्ट करेंगे आज आर्टिकल 14 से कि आखिरकार में राइट टू इक्वालिटी क्या है, फिर राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट। विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल, जस्ट हैव सम पेशेंस, ट्रस्ट मी। इस क्लास के बाद में फंडामेंटल राइट से पूछे गए सारे सवाल आपसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन को उठाओ, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, स्टेट पीसीएस हो। इनफैक्ट अभी आपके सामने बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, उसके बाद यूपी पीसीएस होगा, उसके पहले असिस्टेंट कमांडेंट है, फिर सीडीएस है। ट्रस्ट मी, इस बार एक बार इस सीरीज को कंप्लीट कराऊंगा और मैं आप सभी के सामने इन पर्टिकुलर सीरीज से स्ट्रेट पूछे गए क्वेश्चन इन सारे एग्जाम्स का, उसका टेस्टिमोनियल भी अपलोड करूंगा। शायद उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट को वो एक ऑथेंटिसिटी वाला फैक्टर दिखाई देगा कि नाउ इट इज वर्थ इट टू टेक सेशंस हियर। बट एनीवेज, अगर आप अभी बहुत सीरियस एस्पिरेंट है, यू शुड जेन्युइनली फॉलो दिस 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जहां 25 सेशन में पॉलिटी कवर अप कर रहे हैं। एंड दिस इज द सेशन नंबर 6। सबसे पहले आपको दिखाई देगा सर व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाई देगा जस्टिशिएबल राइट्स। जस्टिशिएबल राइट्स का मतलब क्या होता है सर? जस्टिशिएबल को हिंदी में कहते हैं न्यायाचित। न्यायाचित का मतलब यह है कि आपके पास में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, लिसन दिस केयरफुली, आपके पास में कुछ मौलिक अधिकार हैं। अब अगर इन मौलिक अधिकारों को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, अगर इनका हनन हो रहा है, अगर इनका वायलेशन हो रहा है, तो क्या वो मौलिक अधिकार किसी काम के होंगे? किसी काम के नहीं होंगे। मतलब राइट्स का वैल्यू तभी है ना सर जब वो राइट्स को इन्फोर्स आप करा पाओ। आपको मैं दुनिया भर के अधिकार दे दूं, लेकिन मैं बोलूं कि उन अधिकारों का अगर वायलेशन होगा तो उसके लिए कोई हमारे पास में सेट प्रिंसिपल है ही नहीं कि हम कैसे उसको रीस्टोर करेंगे। तो क्या वो राइट आपके लिए किसी भी काम का है? नहीं है किसी काम का। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। अधिकार सिर्फ देना नहीं है, अधिकार को इन्फोर्स भी कराना, इसी को बोलते हैं हम जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब क्या है? अगर आपको कोई भी ऐसा अधिकार दिया हुआ है तो आप उसके लिए जा सकते हैं कोर्ट में और उसको आप इन्फोर्स करा सकते हैं।
इवन द पुअरेस्ट सिटीजन कैन अप्रोच द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड। और हमारे देश का हाईएस्ट कोर्ट कौन है सर? हमारे देश का हाईएस्ट कोर्ट है सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो गरीब से गरीब वर्ग है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बोल सकता है कि सर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उसके मौलिक अधिकारों को रीस्टोर कराएगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? जस्टिशिएबल इन नेचर, न्यायाचित कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्या दिखाई देगा सर? इट इज इनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। ये बहुत ही कमाल की चीज है। आपको पता है स्टेट का काम क्या है? स्टेट एक अथॉरिटी है। स्टेट एक अथॉरिटी है, मतलब स्टेट कहीं ना कहीं एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास में पावर है चीजों को एग्जीक्यूट करने का। स्टेट एक्शन का मतलब है सर गवर्नमेंट का एक्शन। स्टेट मतलब आप ये गवर्नमेंट, वही इंडिया में जो 28 स्टेट है इसको ऐसे मत समझना, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, राइट? तो गवर्नमेंट के पास में जो पावर है उससे आपको कहीं ना कहीं ये बचाता है, इनफोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट। सपोज करो कल आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा एक्ट बनाती है जिस पर्टिकुलर एक्ट से आपका कोई एक मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। उसने एक ऐसा एक्ट बना दिया जिसके कारण हो सकता है कि सर आपकी इक्वालिटी के राइट्स का हनन हो रहा है, इक्वालिटी के राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस एक्ट के अगेंस्ट में, मतलब स्टेट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर कानून जो सरकार ने बनाया है इस कानून से मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और पता है सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी? सुप्रीम कोर्ट उस कानून को वहीं पे नल एंड वॉइड करेगी अगर ये प्रूव हो जाता है कि सही मायने में उस कानून से आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बिकॉज आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो कहीं ना कहीं इन्फोर्सिबल होते हैं अगेंस्ट दी स्टेट, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट के पास अथॉरिटी है, स्टेट उस अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है, आपके अधिकारों का हनन हो सकता है। तो इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट अगर किसी इंडिविजुअल का भी अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट यहां तक कि एक एक इंसान के अधिकारों को रिस्टोर कर सकती है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, दीज राइट्स प्राइमरली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सेसेस। गवर्नमेंट एक्सेसेस का मतलब होता है गवर्नमेंट ने कोई एक्सेसिव डिसीजन ले लिया, कुछ भी डिसीजन ले लिया, अति कर रही है गवर्नमेंट और आपके अधिकारों का उसमें हनन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्टेट इंक्लूड, स्टेट के अंदर में यूनियन गवर्नमेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गए, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, जो भी पब्लिक अधिकारी है, यहाँ तक आपके डीएम हो गए, एसपी सर हो गए, कोई भी अधिकारी है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में आपके पास में पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है कि आप हाईएस्ट कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं और आपके अधिकारों का रिस्टोर करा जाएगा, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, अभी हमने पढ़ा था सर, ये जस्टिशिएबल है, न्याय याचित है, लीगली इन्फोर्सेबल है। दैट इज व्हाट इज गिवन आउट हियर। ठीक है, दूसरा है सर इनएलिनेशन नेचर। मतलब क्या है, आपके फंडामेंटल राइट सरेंडर नहीं किए जा सकते, किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि सर आपके पास में जो फंडामेंटल राइट है आपको ट्रांसफर करके किसी दूसरे को हमने दे दिया, नहीं, हर इंसान को मौलिक अधिकार दिया गया है, किसी का अधिकार किसी को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। एवरीवन हैज बीन गिवन दैट फंडामेंटल राइट जो कि फिक्स है सबके लिए, राइट। इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में भी कुछ ऐसे अधिकार है जो प्रोटेक्ट होते हैं, जो कि हर सिटीजन के पास में होते ही होते हैं। इमरजेंसी के टाइम पीरियड में इनफैक्ट कुछ मौलिक अधिकार है, इसका इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होता, वो इन्फोर्स नहीं किया जाता है, मैं आपको इसको इमरजेंसी में पढ़ाऊंगा, बट स्टिल अभी भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो आपकी इमरजेंसी के टाइम पीरियड में भी आपके साथ एग्जिस्ट करते हुए नजर आते हैं, एंड दैट इज अगेन द ब्यूटी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है सर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या है सर? यूनिवर्सल एप्लीकेशन कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, किसी भी लैंग्वेज को फॉलो करें, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, राइट, यू हैव बीन गिवन दोज राइट्स एंड दोज राइट्स स्टे विद यू इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, एनी क्लास दैट यू बिलोंग विद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये चीज लिखा हुआ है, इट अप्लाई टू ऑल द सिटीजंस रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल एक्चुअली 15 के अंदर में आपको दिखाई देगा कि आपके साथ में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कास्ट, क्लास, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के। तो उसी तरीके से आपके पास में जो भी फंडामेंटल राइट है सबको समान दिए जाएंगे। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्लास से हो, एवरीवन इज इक्वल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये सब के सब क्या है, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको आपको मेंस के आंसर्स में लिखना है, या फिर हो सकता है मेंस मतलब स्टेट पीसीएस या यूपीएससी किसी भी जगह पे, या फिर हो सकता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में कुछ एमसीक्यू बन जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो आपका कॉन्सेप्ट में अगर क्लैरिटी है तो आप उसको अटेम्प्ट करके आ जाओगे। ऐसे टर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है, इनएलिएनेबल, राइट। अब आपको इसका मतलब ही नहीं पता तो ब्लंडर हो सकता है, बट आई होप अब इसके बाद में, इस सेशन के बाद में आपको ये चीजें क्लियर कट रूप से समझ में आती हुई नजर आएंगी। ठीक है, आगे देखो, अब एक चीज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बढ़ा रहा हूं कि सर आखिरकार में फंडामेंटल राइट्स इवॉल्व कैसे होती हैं, किस तरीके से इनका इवोल्यूशन होता है। आज जो हम फंडामेंटल राइट देख रहे हैं ये शुरू कैसे हुई और यहां तक इस स्टेज तक कैसे पहुंचे, तो इवोल्यूशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन का प्रोसेस ना बहुत बहुत सारी बुक्स में कट डाउन किया हुआ है, बट ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। इवोल्यूशन आप सबसे पहले आप ट्रेस कर सकते हो सर कि आपके जो एंशिएंट रूट्स हैं, राइट, एंशिएंट रूट्स जो आपके जो बहुत ही पुरानी एंशिएंट बुक्स है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आपके अधिकार दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको धार्मिक ट्रेडिशंस की बात करूं तो आप देखो धर्मा, ड्यूटी, राइटियस गवर्नेंस, इन चीजों को लेकर के पहले ही बात किया गया। धर्म मतलब आपको पता चलेगा सर कि पहले कौन सी किताब होती थी, पहले धर्मशास्त्र होता था, धर्मसूत्र होता था, उसमें लॉ लिखा होता था कि हर इंसान को इन्हीं ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं एंशिएंट रूट से चीजें चलती हुई आ रही है। यू कैन कोट दीज थिंग्स इन योर मेंस आंसर, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस के ऊपर में पूरी किताब लिखी गई थी, इसमें भी अधिकारों का जिक्र किया गया था। इनफैक्ट आपके राइट्स के बारे में बताया गया कि राजा का क्या अधिकार है, प्रजा की क्या अधिकार है, दैट इज ऑल्सो बीन कवर्ड आउट हियर, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा सर मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में आपको कुछ मुगल इंपायर जैसे कि आपको अकबर दिखाई देंगे। अकबर जब आप पढ़ोगे मेरे से मिडिवल तो मैं आपको बताऊंगा अकबर एक ऐसा रूलर था जो रिलीजियसली बहुत ही टॉलरेंट था, सुलह कुल जैसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है। मतलब क्या, यूनिवर्सल पीस, इबादत खाना बना रहा है जहां पे सभी धर्मों के लोग एक साथ आकर के बैठ के डिस्कशन कर सके, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, कोई कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों के बारे में भी बात करते हुए नजर आता है। इट्स अ वेरी ओपन माइंडेड रूलर, कौन, अकबर भाई साहब। फिर आपको दिखाई देगा सर मुगल पीरियड में, इसके बाद से कॉलोनियल अवेकनिंग, मतलब क्या है, जब हमारा देश गुलाम बनता है तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन एक दूसरा साइड देखो तो कहीं ना कहीं इंडिया का रिलेशन वेस्टर्न कंट्री से स्ट्रांग होता है। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे इंडियंस थे जो वेल ऑफ थे, वो वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाते तो उनको पता चलता है कि फंडामेंटल राइट जैसे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। वहां से वो राइट वाले कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेकर के आते हैं कि यार आप अपने देश में तो मौलिक अधिकार करते हो और हमारे देश को आपने गुलाम बना रखा है, यहाँ पे किसी का कोई अधिकार नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। तो हम भी अपने अधिकारों के लिए मांग करना शुरू करते, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में अवेकनिंग, जागरूकता भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे पॉइंट्स को ना आपको लिखना है। अगर आपसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा गया, वी हैव टू बी वेरी सिंसियर एंड वेरी जेन्युइन फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज सर प्री इंडिपेंडेंस मोमेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारा देश आजाद होता है उसके पहले कुछ मोमेंट्स में, कैसे मोमेंट्स में, अर्ली डिमांड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली सॉट रिफॉर्म विद इन द ब्रिटिश सिस्टम। हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सिस्टम से बोलता था कि आप हमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स दीजिए, वी वांट चेंजेस इन द सिस्टम, ये सिस्टम सही तरीके से नहीं चल रहा है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी करके किताब लिखी थी, उसमें बताया था कि इस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इंडियंस का। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये होता है सर कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडियंस को लूट रही है, इकोनॉमी कैसे हमारा ड्रेन किया जा रहा है, उसके बारे में उस किताब में जिक्र किया गया। फिर डिमांड्स फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड सिविल राइट्स ग्रो, हमारे पास में सिविल लिबर्टी होना चाहिए, हम सेल्फ गवर्न करें, ऐसे डिमांड्स आपको कॉलोनियल टाइम पे स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। स्पेशली मॉडरेट लीडर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल था, ये बहुत पहले की बात है, इसको हम वैसे आपको मॉडर्न इंडिया में कवर अप करते हुए चीजें नजर आएगा। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में, अगर किसी को मॉडर्न नहीं पता तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना, 1905 में ना अंग्रेजों ने ना बंगाल को डिवाइड कर दिया था हिंदुओं और मुस्लिम के हिसाब से। मतलब जो आज का जो आप बांग्लादेश देख रहे हो इसको बना दिया ईस्ट बंगाल, जहां पे मुस्लिम की आबादी ज्यादा थी, और जो आज का वेस्ट बंगाल देखते हो यहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। ये इसलिए किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े बढ़ाए जा सके और ये एक साथ आकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ना खड़े। इंडियंस के बीच में यूनिटी दिख रहा था और ब्रिटिशर्स को यूनिटी से प्रॉब्लम था कि सारे भारतीय अगर एक साथ आकर के हमारे अगेंस्ट में रिवोल्ट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा, तो इससे अच्छा है भारतीयों को तोड़ दो। तो कैसे तोड़ो, एक हिंदू और एक मुस्लिम, यानी कि एक ऐसा स्टेट बना दो जो मुस्लिम्स का और एक ऐसा बना दो जो हिंदुओं का। तो ऐसे पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया गया, बंगाल को दो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो बांग्लादेश था उसको मुस्लिम मेजोरिटी बना दिया गया, वेस्ट बंगाल को हिंदू मेजोरिटी बना दिया गया। लेकिन रीजन ये दिया गया कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के लिए कर रहे हैं, मतलब प्रशासन करने के लिए हमने स्टेट को दो पार्ट में तोड़ा, आपका स्टेट बहुत बड़ा था, ऐसे फेक रीजन दिए गए, बट जो रियल मोटो था वो डिवीजन का था। तो वो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है ना, उसके अगेंस्ट में बहुत लोगों ने रिवोल्ट किया, प्रोटेस्ट किया, क्योंकि लोगों को ये चीज समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स बंगाल के इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो इंडियन एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम कर सके, दोनों के बीच में डिफरेंसेस ला सके। इसलिए लोगों ने वहां पे रिवोल्ट करना स्टार्ट किया और वहां पे भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल फ्रीडम जैसे कॉन्सेप्ट आते हुए शुरू होते हैं। तो ये कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस में, प्री इंडिपेंडेंस इरा में ये चीजें चलती हुई थी, लेकिन आखिरकार में जो आज का फंडामेंटल राइट देख रहे हो इसकी शुरुआत आगे चल करके मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों ने मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ा, अभी इन टॉपिक्स को देख करके घबराना नहीं है, बस आप इस चीज को सुनते जाओ
जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको बहुत ईजी कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा, सब कुछ लेट हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आप सभी बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप एसएससी और वो वनडे एग्जाम्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी को आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर पाओ, पॉलिटी को आप ज्योग्राफी से कनेक्ट कर पाओ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी यही आपसे देखता है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी कनेक्ट करेंगे। अगर आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा कम इंफॉर्मेशन पता है तो उससे डरना नहीं है, पेशेंस रखना है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। वो जब टॉपिक आएगा तो वो भी पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा भी पेशेंस रखो, ठीक है। आपको पता चलेगा सर, एक नेहरू रिपोर्ट आया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1928 में। इसके पीछे का बहुत ही छोटा सा रीजन है, फटाफट बताता हूँ। 1927 के आसपास में हमारे देश में एक कमीशन आया था, ठीक है। इसका नेम था सर साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन के अंदर में ना 7 लोग थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, ठीक है। और ये कमीशन इंडिया में इसलिए आया था कि इंडिया की व्यवस्था को हम सुधार कर सके, इंडिया में लोगों को जो समस्या आ रहा है उसको हम सुधार कर सके। तो इंडियंस ने साइमन कमीशन के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। उन्होंने कहा कि यार 7 अंग्रेज कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि भारतीयों को क्या समस्या है। अगर भारतीयों की कोई समस्या है तो भारतीयों को बोलो ना उसमें डिसीजन लेने के लिए, आपने अंग्रेजों का पैनल बैठा दिया है। तो उस वक्त की जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो इंडियंस से परेशान होकर के ये बोल दिया कि अगर आप साइमन कमीशन से संतुष्ट नहीं है तो आप एक काम करिए, अपना खुद का एक रिपोर्ट बनाइए और हमें बताइए कि आपको किस प्रकार के सुधार चाहिए, और फिर हम उस रिपोर्ट को देखेंगे। इसी चीज को लेकर के इंडियंस ने एक मीटिंग किया और मोतीलाल नेहरू साहब ने अपना एक रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट के अंदर में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के डिमांड्स को लेकर के सबसे पहली बार जिक्र किया गया, सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड रखा गया कि इंडियंस को सर फंडामेंटल राइट्स चाहिए। और ये जो फंडामेंटल राइट्स का डिमांड जो इंडियंस के द्वारा सामने रखा गया था, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स एंड फ्रेंच डिक्लेरेशन। अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट था ना कहीं उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था वो डिमांड, वो आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। इसमें मतलब आपका जो फंडामेंटल राइट है अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड। अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट है ना, मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में वहां भी फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया जो उसके बिल ऑफ राइट्स है। तो उससे हमने इंडिया में फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट को डिमांड किया, ठीक है। उस टाइम पीरियड में सर 19 फंडामेंटल राइट्स को डिमांड किया गया। इसमें से कुछ प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, रिलीजन वाला राइट जो आपको आज के टाइम पीरियड में आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको और क्या दिखाई देगा, तो सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबली, ठीक है, आर्टिकल 19 में दिखाई देगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 आज के टाइम पीरियड में आपको दिखाई देगा। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज 29 एंड 30 आपको आज के टाइम पीरियड में दिखाई देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जितने भी राइट्स थे ये हमारे फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का फाउंडेशन रख रहे थे। फाउंडेशन मतलब क्या, पिलर स्टोन रख रहे थे कि आपको भविष्य में जो भारत बनेगा उसमें जो अधिकार रखे जाएंगे वो अधिकार अपना इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं यहां से ड्रॉ करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे जो भी राइट्स लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं आपको आज के फंडामेंटल राइट में देखने को मिलेंगे। मैं आपको प्रीसाइजली उनके आर्टिकल्स को साथ में कोट कर सकता हूं, ठीक है। तो दिस इज हाउ ऑल दिस स्टार्टेड। और फिर लास्ट में आता है सर एक एक्ट जिसने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत सरकार का एक अधिनियम, एक एक्ट बनाया गया था। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, लेकिन ये एक्ट इस तरीके से बनाया गया था कि इसके बहुत सारे प्रोविजन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ऐड किया है। तो इसको बोला जाता है सर ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, वी कॉल दिस ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके अंदर में भी सर आपको दिखाई देगा कि ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के फेडरल फीचर एंड ऑल इसको मेंशन किया हुआ है। दिस इज समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड आउट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। तो आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलो, सॉरी फॉर द कॉल्स इन बिटवीन द क्लास, राइट। एनीवेज, तो ये एक्ट में भी आपको दिखाई दे देगा फंडामेंटल राइट का प्रोविजन। अगर हम आगे चले ना तो आपको ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, अब इस डिबेट पे नहीं जाते हैं, फिर जाकर के संविधान सभा में डिबेट्स होना स्टार्ट होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम कैसे फंडामेंटल राइट को रखेंगे, क्या क्या प्रोविजन होगा। यू कैन जस्ट गो एंड रीड इट वंस। आपको अभी ये हो सकता है उतना समझ में ना आए, क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई देगा, एक इंडिविजुअल राइट्स के बारे में दिखाई देगा जिसको आप फंडामेंटल राइट के रूप में समझोगे, और एक होता है सोशल वेलफेयर जिसको आगे हमें पढ़ना है सर डीपीएसपी में। तो ये जब मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा ना तो ये टॉपिक फिर से रिपीट होगा। मतलब आप सब इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने अधिकार के बारे में तो सोच रहे हो कि मेरा अधिकार है, उसका अधिकार, वो उसका अधिकार, उसका अधिकार, हम सब ने अपना अपना अधिकार सोच लिया। लेकिन एट लार्ज हमें एक समाज में एक साथ रहना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमारे राइट्स इतने पावरफुल हो जाए कि वो सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट चले जाए। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसी स्कीम लाना चाह रही हो जो समाज में लोगों का वेलफेयर करने के लिए, समाज में लोगों का कल्याण करने के लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही हो, कोई एक्ट बना रही हो, और आप बोलो कि इस एक्ट से मेरा ये वाला मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बाद में मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा जहां पे आपको डीपीएसपी यानी कि जो सोसाइटी का राइट्स है और इंडिविजुअल राइट्स के बीच में एक बैलेंस देखा गया है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप कहो कि सर आप 50 लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर मेरा मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। जब आप 50 लोगों के लिए कल्याण कार्य कर रहे हो तो एक इंडिविजुअल का मौलिक अधिकार उतना वेटेज नहीं रखता वहां पे।
तो इसलिए कहते हैं कि सर इंडिविजुअल राइट और सोशल राइट्स में एक बैलेंस होना चाहिए। इसको आगे आपको पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या बैलेंस है, उसका एक सीक्वेंस है, ठीक है। विल कवर दैट अहेड, तो इसलिए इस टॉपिक को भी स्किप करेंगे, ठीक है। बाकी डीपीएसपी में इस चीजों को पढ़ाऊंगा एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा सा पेशेंस रखो एवरी वन ऑफ यू। आप सभी के पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को इतना स्मूथ कर दूंगा, इतना इजी कर दूंगा ना कि क्वेश्चन देखते आपके पास में आंसर होगा। यू गाइस विल बी सो कॉन्फिडेंट और एकदम लेमैन लैंग्वेज में विद एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सर आपके पास में जो फंडामेंटल राइट्स आज के टाइम पीरियड में दिखते हैं ना, तो आज के टाइम पीरियड में आपको पता चलेगा 6 पेयर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। कितने? देयर आर 6 पेयर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन जब आपका मौलिक अधिकार लिखा गया था, जब फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, तो उस टाइम पीरियड में आपके पास में सर 7 थे। कितने थे? 7 ओरिजिनल राइट्स वर देयर। अब इसमें से एक राइट को हटा दिया गया। कौन सा राइट है सर उसको हटाया गया है? तो वो था सर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, कहां डाला गया, आगे बताऊंगा, ठीक है। लीगल राइट बन गया 300A के अंदर में, बट ये पहला आपका मौलिक अधिकार था, इसको यहां से हटाया गया, राइट। अब आपके पास में अभी एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितने राइट्स है? तो 6 पेयर्स है राइट्स के। इसके अंदर में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इक्वालिटी का राइट, फिर फ्रीडम का राइट, फिर आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। फिर आपके पास में आपके धर्म से संबंधित राइट है। आप जो भी धर्म मान्यताओं को मानना चाहते हैं मान सकते हैं, आप किसी को पूछ रहे हैं पूछ सकते हैं, नहीं पूछना चाहते मत पूछिए, कंप्लीटली ऑन योर डिस्क्रिप्शन, किसी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये राइट ऑफ व्हाट, आपका रिलीजियस राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। फिर कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स मतलब आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एजुकेशन के कुछ अधिकार, बेसिकली सर इसको माइनॉरिटी राइट्स भी कहते हैं। मतलब जो भी माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक लोग हैं, राइट, उनके कल्चर को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के ना, उसको लेकर के भी कुछ अधिकार होते हैं, दैट्स हियर एक्चुअली। फिर आपको दिखाई देगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कुछ ऐसे अधिकार जो आपको ये बताते हैं कि इनमें से अगर कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप इसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट से इन मौलिक अधिकारों को रिस्टोर करा सकते हो। समझो इस चीज को, मतलब आपके पास मौलिक अधिकार में एक सबसे लास्ट अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 पता है क्या बोलता है? आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, कोई भी वॉयलेट हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में जाओगे और सुप्रीम कोर्ट इन फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर करेगा। मतलब अगर इनका हनन हो रहा है तो उसको खत्म करेगा और सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि आप सभी के पास में आपके मोरल, मतलब आपके सभी के पास आपके फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। You guys must be having your fundamental rights because fundamental rights are the base of any citizen in the country, ठीक है, they are very important। तो अच्छा, फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने से पहले जस्ट जनरल अनाउंसमेंट, आई टेक 2 मिनट्स फॉर ऑल ऑफ यू। हमने क्या स्टार्ट किया हुआ सर? हमने स्टार्ट किया हुआ मेंटोरशिप बैच, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि सर हम जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 1-1.5 साल तक की लंबी जर्नी होती है, 2-2.5 साल तक की जर्नी होती है, अगर हम पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल रहे हैं तो भी, राइट। तो इस पूरे जर्नी में हम हर दिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, कभी एनर्जी लेवल हाई है, कभी लो है, कभी बहुत पढ़ने का मन कर रहा है, कभी नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कभी हम डिसइल्यूजन हो जा रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं हमारे सामने बहुत ज्यादा आती है। इसी चीज को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां पे आपके सामने में मेंटोर्स होंगे और मेंटोर्स आपको डेली बेसिस पर टारगेट्स देंगे, आपके टारगेट्स को रिव्यू करेंगे कि क्या आप अपने टारगेट्स को सही टाइम पे कवर कर रहे हो। हमने पूरा एक टाइम टेबल और शेड्यूल बनाया जिसको आपको फॉलो करना होता है प्रिसाइजली इन दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम। 24/7 पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप है और इसके अंदर में आपका 5000 से ज्यादा जो एमसीक्यू, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको भी साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आपको मेंटोर्स के बारे में बता दूं तो श्रुति मैम हैज गिवन 1 यूपीएससी मेंस and she has a great experience of mentoring aspirants. Sarvar sir has given 3 UPSC mains. Chandan sir is writer and author. He has written a lot of books in UPSC vertical. And this is the Solanki sir. अब सोलंकी सर छोड़ेंगे क्योंकि सोलंकी सर का भी जस्ट यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में रैंक आया है, राइट। तो he will be leaving out the mentorship program, but we have the quality mentors because we always believe quality mentorship comes with quality mentor, right? And that is how the program is। अब इसको लेकर के अगर आपको कोई भी डिटेलिंग जानना है, you can definitely contact over me and here is my number 9910193064, right? You can definitely text me here. Please don't call, just text me on the WhatsApp, I'll revert definitely। So going ahead, और मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मेंटोरशिप कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक शेड्यूल बना दिया, जैसे आपको शेड्यूल में दिख रहा होगा, राइट। क्या दिख रहा है आपको शेड्यूल में? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यस, हियर यू कैन सी इन द शेड्यूल कि हमने क्या किया सर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से पूरे साल का शेड्यूल बनाया हुआ है। तो जुलाई में बोला है हमने कि स्टार्टिंग के 2 वीक में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है,
फिर आपको लास्ट के 2 वीक में मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। क्या लक्ष्मीकांत में पढ़ना है तो आपको उसको भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि स्टार्टिंग का जो पहला वीक होगा उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी पढ़ोगे। अगले हफ्ते में आप यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे, यानी कि 2 हफ्ते में आप ये टॉपिक्स को कवर अप करोगे लक्ष्मीकांत के। उसके अगले 2 हफ्ते में अगर आप मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करो तो ईस्ट इंडिया कंपनी, रेगुलेटिंग एक्ट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो हमने क्या किया सर, आपके पूरे महीने के टारगेट को मिनी टॉपिक्स में ब्रेक डाउन कर दिया। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आप कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में इस चीज को मेंटोर के साथ में कवर अप करना है ताकि आपका प्रीलिम्स एंड मेंस इनकी प्रिपरेशन सही तरीके से कराई जा सके। सो दिस इज द पर्पस। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटरशिप। नाउ गोइंग अहेड, तो सर सबसे पहला अधिकार जो हमें दिखता है ना, ये है सर समानता का अधिकार, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट, लेट मी हैव वाटर फ्रॉम माय अलादीन का चिराग। राइट, तो क्या है सर ये आर्टिकल 14 से 18 इक्वालिटी का राइट। तो प्रीसाइजली 14 से 18 के बीच में जो राइट्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि हमारे समाज में कोई किसी भी वर्ग का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, सबके पास में इक्वालिटी होना चाहिए, सबके पास में इक्वल स्टेटस होना चाहिए। तो प्रिसाइजली इसमें क्या बताया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देखो जो मैंने आपको बता दिया ना वो बेसिक्स आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया गया, लेकिन अगर आप मेंस पे लिख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू गाइस यूज दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन। राइट, इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन इट गिव्स अ लास्टिंग इंपैक्ट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट से टर्म्स दिखाई देंगे, जैसे आपको कॉर्नर स्टोर दिखाई देगा, इंडियन डेमोक्रेसी दिखाई देगा। राइट, क्या दिखाई, इंश्योरिंग दैट द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ डज नॉट डिटरमाइन वंस डेस्टिनी। कितनी अच्छी लाइन है, अगर आपका कहीं पे जन्म हो गया इसके बेसिस पे आपकी डेस्टिनी डिटरमाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर आप अगर अमीर परिवार में जन्म हो गया तो इसका मतलब आपके पास में सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जो एग्जाम चाहो एग्जाम दे सकते हो। आप कहीं गरीब फैमिली में जन्म हो गया तो आप कोई एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं है ना। आप अमीर हो गरीब हो सब सेम अमाउंट पे करेंगे एक एग्जाम के फॉर्म को और एग्जाम देंगे। तो ये जो है ना कहीं इक्वालिटी आपको देता है। यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया विद सम गुड इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट विल पुट अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। अगर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए नोट्स रिवीजन के लिए तो आप यूपीएससी बाय रुपेश इज द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो और यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। कैन डेफिनेटली डाउनलोड फ्रॉम हियर, और वहां से आपका रिवीजन भी चलते रहेगा। अगर हम आगे चले, इफ वी गो हेड यू विल फाइंड इट आर्टिकल 14 क्या होता है। तो सर आर्टिकल 14 ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, समझो क्या बोल रहा है। आर्टिकल 14 में 2 चीजें बोली गई है, एक बोला गया सर इक्वालिटी बिफोर लॉ, दिस इज नंबर 1। दूसरा कॉन्सेप्ट बोला गया सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दिस इज नंबर 2। मतलब आपका जो समानता का अधिकार है इसके 2 अलग अलग आपको क्या बोल सकते हैं, केंद्र दिखाई दे सकते हैं, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट दिखाई दे सकते हैं। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब इट हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू 2 डिफरेंट डिमेंशंस। अगर आप देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं, और जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना कहीं सर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। अब समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है, कहता है कि सर नो पर्सन इज अबव लॉ। पहले इसको रीड करते फिर मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। दूसरा कहता है सेम लॉ अप्लाइज टू ऑल फ्रॉम प्रेसिडेंट टू कॉमन सिटीजन। राइट, तीसरा क्या बोल रहा है सर, नो स्पेशल कोर्ट और स्पेशल प्रोसीजर फॉर प्रिविलेज क्लासेस। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बहुत अमीर इंसान है, अगर आप एक बहुत ही गरीब इंसान है, तो आप दोनों के लिए कानून समान रूप से सेम होगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो आपने क्राइम किया एक्स, और यही क्राइम किसी गरीब इंसान ने भी किया एक्स। आप ए हैं जो बहुत अमीर है, यहाँ पे कोई गरीब इंसान है बी, आप दोनों ने सेम क्राइम किया। अब इस क्राइम की सजा है कि सर आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे या 6 महीने का जुर्माना होगा। तो आपको 2 लाख रुपए इनको भी देने पड़ेगा, 2 लाख रुपए इस गरीब इंसान को भी देना पड़ेगा। अब जो अमीर इंसान है जिसको 2 लाख रुपए देना है, इसकी महीने की सैलरी है सर 2 लाख रुपए, लेट सपोज, अमीर नहीं लेकिन ठीक ठाक है, डिसेंट है, 2 लाख रुपए उसको महीने की सैलरी है। और ये जो गरीब है, ये सपोज करो रिक्शा चला रहे हैं, राइट, तो ये बेचारे पूरे साल मेहनत करते हैं तो इनको 2 लाख रुपए की कहीं आमदनी होती होगी। तो आप मुझे बताओ ये जो कानून जो ए और बी दोनों पे सेम लगा है, ये क्या सही है दोनों कॉन्टेक्स्ट में, या किसी के लिए फेवर में है, किसी के लिए बहुत अगेंस्ट हो गया। आपको दिख रहा है किसी के लिए थोड़ा सा फेवर कर रहा है और किसी के लिए सर ये बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गया। एंड दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वी कॉल एज इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब सर आप अगर सबको एक समान ट्रीट करोगे तो किसी ना किसी के लिए वो ट्रीटमेंट इजी है और किसी के लिए वो ट्रीटमेंट बहुत टफ है। किसी के लिए वो 2 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, किसी के लिए 2 लाख रुपए उसके 30 दिन की सैलरी है। समझो इस चीज को, दैट इज कॉल्ड द इक्वालिटी बिफोर लॉ।
और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिखा हुआ है कि इफ अ मिनिस्टर कमिट्स अ ट्रैफिक वायलेशन दे फेस द सेम पेनल्टी एज एनी सिटीजन। अब कोई बहुत बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है, वो ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, उनको भी सेम पेनल्टी पे करना पड़ रहा है, राइट, इवन आफ्टर बीइंग सो प्रिविलेज, इवन आफ्टर बीइंग सिटिंग ऑन दैट वेरी प्रिविलेज पोजीशन। और कोई गरीब इंसान है, राइट, जो मुश्किल से एक स्कूटर खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, उसने अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन किया तो उसको भी सेम अमाउंट पे करना है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है ना। हो सकता है अब इसको सही करने का तरीका क्या है, इसका सही करने का तरीका है सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, आप समान रूप से प्रोटेक्शन दीजिए, राइट। कैसे प्रोटेक्शन दीजिए, तो स्टेट मस्ट ट्रीट सिमिलर केसेस सिमिलरली। मतलब क्या, सपोज करो कि एक पर्सन P1 है और ये पर्सन P2 है, और इन दोनों पर्सन के सर्कमस्टांसेस सेम है, वो दोनों सेम सिचुएशन से आ रहे हैं, ये भी सर C3 सिचुएशन से बिलोंग करते हैं और ये भी C3 सिचुएशन से बिलोंग करते हैं, इन दोनों का सिचुएशन सेम है, सर्कमस्टांसेस सेम है, तो अब इन पे जो कानून लगाना चाहिए सेम लगाना चाहिए। मतलब सपोज करो ये भी मिनिस्टर है, ये भी मिनिस्टर है, राइट, तो इन दोनों ने अगर कुछ गलती किया तो दोनों के लिए पनिशमेंट सेम, ठीक है। ये भी एक एडटेक में काम करने वाले इंसान है, ये भी ऐसे ही कोई और फील्ड में काम कर रहे हैं, दोनों की सालाना इनकम सर 3 लाख रुपए, तो इन पे जो कानून लगेगा, जो इनके ऊपर में इंपोज किया जाएगा वो सेम होगा। मतलब पर्सन कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड शुड बी ट्रीटेड सिमिलर। अब कोई इंसान है जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, आप उसको सेम कैसे ट्रीट कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक रिक्शा चलाने वाला है और एक 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, एक साल भर में 2 लाख रुपए कमा रहा है, एक 30 दिन में कमा रहा है, तो आप दोनों को सेम कैसे ट्रीट कर सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो नो आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, राइट, कोई भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लॉ मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, सबके लिए रीजनेबल होना चाहिए और किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऑल इनकम टैक्स पेयर्स इन सेम ब्रैकेट पे सेम रेट, बहुत सही बात बताई गई है। अगर आप सभी 12 लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हो तो आप सभी का टैक्स सेम होगा। अगर आप 8 से 12 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपके लिए प्रोविजन अलग होगा। अगर आप 30 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हो तो आपके लिए प्रोविजन अलग होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 30 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हो तो जितना टैक्स आप पे करोगे उतना ही टैक्स बेचारा 5 लाख रुपए वाला भी पे करेगा, नहीं, वो डिफरेंट हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब हमने कहीं ना कहीं सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया, सेम सिचुएशन वाले लोगों को सेम तरीके से लॉ हमने उनके सामने में इन्फोर्स किया हुआ है। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या था, इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आप अमीर हो गरीब हो, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग सर ये है कि लॉ लगाया गया है तो सबके लिए एक समान, आप अमीर है गरीब, इट्स इक्वल फॉर यू, दैट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप मुझे बताओ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी फॉर लॉ इन दोनों में से कौन सा ब्रिटेन से लिया गया है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो, अदरवाइज आई विल टेल यू। नेक्स्ट है सर आपके सामने में आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 14 क्या बता रहा था, तो सर आर्टिकल 14 वाज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपका आर्टिकल 14 बताता है। आर्टिकल 15 बताता है सर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में मतलब क्या है, मतलब हम सभी के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। समझो इस चीज को, डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग जो बहुत नेचुरल है एक ऐसे देश में जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इस चीज को समझना, डाइवर्सिटी का एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है सर डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसा देश जहां पे अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग फेस्टिवल्स के लोग, अलग अलग कस्टम के, रिलीजन के, लैंग्वेज के लोग अगर एक साथ बैठेंगे तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना इज वेरी नॉर्मल, है ना। नॉर्मली चीज डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही उनके बीच में, क्योंकि वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। लिसन दिस केयरफुली एवरीवन ऑफ यू, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास में डाइवर्सिटी है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आप कहोगे कि हमारे देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज ए पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी, द नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी इज डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम डाइवर्सिटी को सही तरीके से लेकर के जाएंगे तो हम लोगों के लिए क्या करेंगे सर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, सबका साथ सबका विकास। और अगर यही डाइवर्सिटी को आप नेगेटिव तरीके से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके देश में डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करेगा। और उसी डिस्क्रिमिनेशन को कट डाउन करने के लिए आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 का इस्तेमाल किया गया आपके संविधान में, जो क्लियर रूप से बताता है सर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, के भेदभाव नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अब इसने ना प्रीसाइजली 5 ऐसे ग्राउंड्स बताए हैं कि आप किसी को भी ना इन 5 ग्राउंड्स में भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कौन से ग्राउंड्स है सर, फटाफट देखेंगे। तो ये जो 5 ग्राउंड्स हैं वो है सर रिलीजन, हम लोगों के बीच में धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। रेस, आप कौन से इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हो उस पर नहीं कर सकते। कौन से कास्ट के, क्या सेक्स है आपका और क्या आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। ये 5 फॉर्म्स तो ऐसे हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्ण रूप से आर्टिकल 15 के अंदर मेंशन्ड है कि इन 5 कैटेगरीज पे, इन 5 फॉर्म्स पे आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, बिकॉज जनरली भेदभाव इन्हीं 5 फॉर्म्स पे किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द कंडीशंस मेंशन्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से कंडीशंस है वो, तो सर प्लेस ऑफ बर्थ है,
सर कास्ट है, सर आपका रेस है, आपका रिलीजन है, आपका सेक्स है। ये 5 इसको ध्यान रखना। क्या क्या है सर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन 5 जगहों पे आपका आर्टिकल पूर्ण रूप से प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते सर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूं सर स्कोप ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन करने का स्कोप क्या है? तो सर पब्लिक प्लेसेस, मतलब बहुत जगह होता है ना, पब्लिक प्लेसेस में क्या हो रहा है, लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में, थिएटर्स में, क्लब्स में एक दूसरे के साथ भेदभाव करने लग गए, यहां नहीं कर सकते। एंड लिसन दिस, एक चीज और ध्यान में रखना, आपके फंडामेंटल राइट्स सिर्फ आपको स्टेट के एक्शन से नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्टेट के साथ साथ सर इंडिविजुअल एक्शन से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस चीज को याद रखना। इंडिविजुअल एक्शन मतलब क्या? सपोज करो मैं एक लोअर कास्ट का इंसान हूं और एक अपर कास्ट का इंसान मुझे बोल रहा है कि तुम मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट का इंसान स्टेट तो नहीं है ना, गवर्नमेंट तो नहीं है ना, वो एक इंडिविजुअल है ना, वो मेरे साथ भेदभाव कर रहा है। तो हम इंडिविजुअल एक्शन से भी, इंडिविजुअल ऐसे पोजीशन से भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्ट करता है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो हमारे राइट्स का हनन कर रहा है, उससे भी फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्ट करता है। प्लस स्टेट भी नहीं कर सकती, स्टेट भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकती, गवर्नमेंट भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती जिससे मेरे राइट्स का हनन हो जाए। तो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बोथ द स्टेट एक्शन एज वेल एज द इंडिविजुअल एक्शन। इस चीज को याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट एक्शन से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, दोनों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है इन द फंडामेंटल राइट्स, एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, तो आपको दिखाई देगा सर पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे पहले टाइम पे होता था ना कि रोड पे नहीं चल सकते, आप नीचे कास्ट के हो, आप हमारा कुआं नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप हमारे जगह पे बाथिंग घाट्स पे नहीं आ सकते, जैसे कोई भी पार्क हो गया, कुछ भी हो गया, इस जगह पे आपको रोका जाएगा। पब्लिक सर्विस, ट्रांसपोर्ट यूज करना हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, बिजली हो, आप इन पे भी कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं कर सकते। स्कूल बच्चों को भेजना हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, हर जगह हम सबको समान अधिकार करेंगे। यहाँ पे भी स्कोप है, यहाँ पे भी आप उनके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो ये सारे के सारे सर क्या है? दीज आर द इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स जिनको हमें ध्यान में रखना है कि इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। देयर कैन नेवर बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड्स। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए आगे। ऑलराइट, फिर आपको दिखाई देगा सर कुछ जगहों पे ना एक टर्म यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अगर मैं दूसरे शब्द में कहूं तो इसको हम कह सकते हैं रिजर्वेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है ना भेदभाव, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये हो गया सर नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव मतलब हो गया कि सिर्फ ऐसे लोगों को हम ये सुविधाएं देंगे, मतलब हम अभी भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कुछ ही लोगों को फेवर कर रहे हैं, लेकिन फेवर कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं कर रहे। समझो इस चीज को। सो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। पॉजिटिव का मतलब है कि सर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिजर्वेशन, ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या दिखाई देगा यहाँ पे? तो देखो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आपको क्लॉज 3 दिखता है सर, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए आपको स्पेशल प्रोविजन दिखाई देगा। आप अगर दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ऐसी सीट्स दिखाई देंगी जहां पे वुमेन्स को बैठने के लिए रिजर्व कर दिया गया, ओनली फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए सिर्फ, राइट, वहां पे लिखा होता है सिर्फ वुमेन ही बैठ सकती हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये अलाउड है, ये आपकी क्लॉजेस में दिया हुआ है। देखो 15 के 2 के अंदर, 3 के अंदर में दिया हुआ है कि आप ऐसे रिजर्वेशंस कर सकते हैं, राइट, नॉट जस्ट इन मेट्रो बट ऑल्सो इन द बसेस और इन द ट्रेन्स, ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस आपको दिखाई देंगे, राइट। आप देखो लेडीज के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलती है मुंबई में, इसके साथ साथ में रिजर्व सीट्स होती है वुमेन्स की बसों में, राइट। यहाँ तक कि जो सेपरेट लाइंस लगती है वुमेन के टेम्पल्स में या गवर्नमेंट ऑफिसेस में, और तो और छोड़ो एटीएम के बाहर वुमेन्स की अलग सी लाइन लगती है। और हमने बहुत बार देखा है कि जब जेंट्स की लाइन बहुत बड़ी होती है तो जेंट्स क्या करते हैं, अपने घर से किसी ना किसी महिला को लेकर के आ जाते हैं, अपनी वाइफ को, मदर को, सिस्टर को, किसी ना किसी को लाकर के लगाते हैं कि यार तुम लोग की लाइन छोटी है, तुम लोग पहले पैसा ले आओगे, तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज करते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज गिवन देयर, राइट। मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे हमने उनके साथ भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट को देखा है। ठीक है, आगे क्या दिखाई देगा क्लॉज 4 के अंदर में? सर स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो आपके एससी और एसटी है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या है? हम उनको सर रिजर्वेशन दे रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। क्यों दे रहे हैं रिजर्वेशन? क्योंकि सर इनका बहुत ही कम प्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है, इनके पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर आपको लोअर कास्ट के लोगों को प्रमोट करना है तो जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके बिहेवियर में चेंज लाइए, उनको समझाइए कि लोअर कास्ट वाले आपके भाई बहन हैं। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब की फिलॉसफी एकदम अलग थी। वो कहते थे कि हम कभी भी अपर कास्ट के हर्ट को बदल दे, उनके व्यवहार को बदल दे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर हमें सही मायने में लोअर कास्ट के लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को अपने देश में इंपावर करना है तो उनको पॉलिटिकल राइट्स दीजिए,
उनको रिजर्वेशन दीजिए, उनको अधिकार दीजिए, उनको प्रिविलेजेस दीजिए कि वो आगे आए, राइट, आगे आए और आगे आकर बैठे। आज आप अपने गांव में डिस्क्रिमिनेशन कर दो किसी के साथ में कि तो लोअर कास्ट का ही तो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, व्हाट इफ वो लोअर कास्ट का कल आईएएस क्लियर करके डीएम बन जाए, क्या आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे? नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके अंदर जो पीए हो वो बहुत बड़े अपर कास्ट के कोई बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन वो आपके पीए हो सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। ये पावर आपको कहां से मिला? ये पावर सर आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मिला, आर्टिकल 15 से मिला, 15(4) से मिला। मतलब ये कुछ क्लॉजेस है जो कहीं ना कहीं आपको इंपावर कर रहे हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं ताकि आप प्रमोट हो सके, वो जो सालों से चलती आई इनइक्वालिटी है उसको हम कहीं ना कहीं बराबर ला सके। that is the thing that has been given out here. That's a different thing. It has both positives and negatives. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, जो कैपेबल है, वे शुड नॉट बी द केस, बट इंटेंट तो खैर यही था। एनीवेज, वी आर नॉट सपोज्ड टू गो इन द डिस्कशन ऑफ रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म क्या होना चाहिए। वी हैव टू जस्ट कवर द फंडामेंटल राइट्स, सो विल स्टिक अप टू हियर ओनली। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फटाफट बताओ, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। द ओनली थिंग आई मैटर, माई टीचिंग मैटर्स इज दैट कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को बहुत ही सरल भाषा में समझ में आना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू टू बी लिटिल पेशेंट। और मुझे पता है आप आज इस वीडियो को देखो, इसके अगले साल देखो, 4 साल 5 साल 10 साल बाद देखो, आप देखोगे इस वीडियो को, उस दिन ये वीडियो आपको रेलेवेंट लगेगी और इससे आपके क्वेश्चंस भी लगेंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, नेक्स्ट है सर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन क्यों? वही बात है सर, हमें प्रेजेंटेशन उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन करना है, उनका प्रेजेंटेशन है ही नहीं, राइट, उसको हमें पढ़ाना है, रिजर्वेशन दे रहे हैं हम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स दे रहे हैं, होटल या मेस फैसिलिटीज दे रहे हैं, स्पेशल कोचिंग प्रोग्राम्स दे रहे हैं, ये सबके सब कहीं ना कहीं आपको क्लॉज 4 के अंदर दिखाई देगा, जो स्पेशल प्रोविजंस के रूप में दिखाई देते हुए नजर आएंगे। क्लॉज 5 जो है सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्लॉज है, इसको ऐड किया गया है सर 93rd अमेंडमेंट के द्वारा 2005 में, और ये क्लॉज क्या था? स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो सामाजिक और पढ़ाई के रूप में, एजुकेशन के रूप में थोड़े पिछले हैं, राइट, उनके लिए बेसिकली इसको ऐड किया गया था, एंड दिस वाज एडेड इन 2005। ठीक है, क्या बोला गया? रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको रिजर्वेशन मिले, आप सोशली बैकवर्ड हैं, पढ़े लिखे में बैकवर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आपकी आने वाली जनरेशन भी बैकवर्ड ही रहे, उसको तो मौका मिलना चाहिए ना सर। आप हो सकता है कि आप पढ़े लिखे में थोड़े कमजोर हो, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन तो पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर सकती है, उसको तो मौका देना चाहिए हमें। तो वैसी जगह पे रिजर्वेशन का कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ भी देखते हुए नजर आएगा। ठीक है, अप्लाइज टू एडेड एंड अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एग्जम्प्टेड। माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस में इसको अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन अब प्राइवेट में है या प्राइवेट से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वहां से कोई गरीब इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर में पढ़ा सकता है। आप सभी ने इंग्लिश मीडियम करके स्कूल, एक इंग्लिश मीडियम करके एक मूवी भी देखा होगा, कैसे जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं वो ऐसे स्लम के एरिया से रहने वाले लोग, गरीब वर्ग से, अनएजुकेटेड वर्ग से रहने वाले लोगों को कोटा के थ्रू पढ़ने का मौका देते अपने कॉन्वेंट बड़े बड़े स्कूल्स में। तो कहीं ना कहीं आपको पावर यहाँ से ड्राइव होता हुआ नजर आएगा, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसका रियल इंपैक्ट क्या है? तो सर एजुकेशन अभी थोड़े मेंस ओरिएंटेड पॉइंट हो गया, अब इतना जो हमने दिया इनको स्पेशल प्रिविलेजेस, इनसे रियल इंपैक्ट क्या है? तो इसका फायदा ये है सर कि मिलियंस ऑफ एससी एसटी स्टूडेंट है, उनको हायर एजुकेशन का एक्सेस मिला है। एम्प्लॉयमेंट में देखो तो सर गवर्नमेंट सर्विसेज में इनका रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है इनका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप देखो सर सोशल मोबिलिटी में तो कहीं ना कहीं ग्रेजुअल ब्रेकिंग ऑफ कास्ट बैरियर्स, जो कास्ट बैरियर्स है ना, जातिवाद के नाम पे जो हमने बैरियर्स बना रखे, इसको हमने ब्रेक डाउन किया है, राइट। और आपको क्या दिखाई देगा? तो सर वुमेन्स का इंपावरमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं वुमेन्स का पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वुमेन्स जो कल घर तक सहमत थी, छुपी हुई थी, अब वो कहीं ना कहीं जॉब करने जा रही है, राइट, उनको स्पेशल सीट्स मिल रहे हैं, राइट, दे आर अवेलिंग दोस फैसिलिटीज, राइट। तो कहीं ना कहीं उनका जो रोल है वो पब्लिक लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो दीज आर दी पॉजिटिव थिंग्स, राइट, रियल लाइफ इंपैक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज सर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट, दैट इज आर्टिकल 16। इसके पहले मैं आपको फिर से बता दूं, हमने आर्टिकल 14 में क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा कि सर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते और इस 5 ग्राउंड्स पे कभी नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सर आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है कि हम सभी लोग, हम जितने भी लोग हैं, ठीक है, हम सभी के पास में समान अवसर दिया जाएगा। अगर हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो वी विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट। जब भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट की बात हो रही है, सरकारी जॉब्स की बात हो रही है, सरकारी इंप्लॉयमेंट्स की बात हो रही है, तो सरकारी जॉब्स में, पब्लिक इंप्लॉयमेंट में सबको समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर मेरी आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है, मेरी फैमिली इनकम साल की 10 लाख से ज्यादा, तो मैं आईएएस का फॉर्म भर सकता हूँ। मेरी फैमिली इनकम सर 6 लाख से ज्यादा है तो मैं एसएससी का फॉर्म भर सकता हूँ। 8 लाख से ज्यादा है तो मैं स्टेट पीसीएस भर सकता हूँ।
राइट, मेरी फैमिली इनकम अगर 5 लाख से कम है तो मैं कोई एग्जाम नहीं भर सकता, ऐसा कोई बैरियर नहीं है। irrespective of whatever the family income is, whatever the family background is, everyone in this country has been given equal opportunity। आप सभी को समान अवसर दिया गया, आप कितने भी कमजोर वर्ग से आए, कितने भी मजबूत वर्ग से आए, अगर आप आईएएस का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए का फॉर्म भरना और एग्जाम की तैयारी करनी है, और वो बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ना है। वो टाइम नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए चाहिए दिल्ली में आके सेटल होना, आप वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत चीजें फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अल्टीमेटली आज के टाइम पीरियड में तो रिसोर्सेज ज्यादा है, पहले रिसोर्सेज की कमी के कारण सिलेक्शन नहीं होता था, अब उल्टा हो गया, रिसोर्सेज इतने बढ़ गए हैं कि उसके कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो उसको कर सकता है। कहीं ना कहीं वही चीज आपको आर्टिकल 16 में दिखाई देता है कि आप सभी के पास में समान अवसर दिया जाएगा पब्लिक इंप्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में आने के लिए। एवरीवन विल गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। वो वाली कहानी आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि राजेंद्र प्रसाद जी वो क्या बोलते हैं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहे थे, BR अम्बेडकर जी को स्कूल्स में नहीं जाने दिया जा रहा था, राइट। आप सब लोग पढ़ सकते हैं, आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी कास्ट से हो, आप सभी के पास में समान अवसर है, एज सिंपल एज पॉसिबल। कोर प्रिंसिपल क्या है सर? जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको बोलो आओ एग्जाम क्लियर करो, जॉब लो, आगे बढ़ो। सो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, दैट इज द कोर प्रिंसिपल, ठीक है। ऑल सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ये बात मैं आपको कह रहा हूं, सबके पास समान अवसर है। सिलेक्शन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड मेरिट, अगर आपको सिलेक्ट किया जाएगा तो आप इसके लिए मेरिटोरियस हो तभी किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप इस कास्ट से बिलोंग करो तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिक्रूटमेंट में, प्रमोशन में या सर्विस के कंडीशन में, हम कहीं भी कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। इंश्योर प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट सिविल सर्विसेज, हम कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज को क्रिएट करेंगे क्योंकि हम सबको समान अवसर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर समान अवसर हम सभी को दे रहे हैं, लेकिन क्या उस समान अवसर को सभी लोग समानता से अवेल कर पा रहे हैं? ये समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं, शायद आपको और क्लियर होगा। सपोज करो एक गांव में 100 लोग रहते हैं, ठीक है। अब इन 100 लोगों में से 20 लोग एक कम्युनिटी के हैं, 80 लोग कम्युनिटी बी के हैं। अब इन 100 लोगों में, राइट, इनको रूल करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, प्रशासनिक चीजों को देखने के लिए 10 लोगों का चयन करना है एग्जाम के थ्रू। 10 सीट्स हमें चाहिए, 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, जो 10 लोग इस एरिया को गवर्न करेंगे, इस एरिया का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करेंगे, मतलब प्रशासनिक पद पे उनको हमें नियुक्त करना है। और हमें पता चलता है कि सर ये 10 के 10 सीट जो है ना, ये जो बी वाली कैटेगरी है ये लेके चली गई। अब ए वाली कैटेगरी जिसकी संख्या पहले से कम है, इससे एक इंसान वहां नहीं गया। अब ये जितने भी लोग यहाँ पे गए हैं, कहीं ना कहीं इनका जो मोरल सबकॉन्शियस फोकस होगा वो इन कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे होगा, जो कहीं ना कहीं मेजोरिटी है, जो ऑलरेडी अच्छे कंडीशन पे है। तो ऐसी चीजों में इस प्रकार का डिसबैलेंस ना हो समाज में, इसीलिए आर्टिकल 16 जो कहीं ना कहीं समान अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ये एक एक्सेप्शन भी रखता है। एक्सेप्शन ये रखता है कि हम ऐसे वर्गों को प्रमोट करेंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे जिनका पूर्ण रूप से सर्विस में रिप्रेजेंटेशन कम है, ताकि सर आप भी वहां पे जाइए, आप भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करिए, आप भी पॉलिसी मेकिंग में आइए, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में आइए, क्योंकि आपको भी हमें समान रूप में सबके बराबर लेकर के आना है। Are you getting this? तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में आपको कुछ प्रोविजंस रिजर्वेशन जैसे एंगल के भी दिखाई देते हुए नजर आएंगे, एज सिंपल एज पॉसिबल। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए अपन आगे, शैल वी गो अहेड? चलो, तो आगे क्या दिखाई देगा आपको सर? आगे आपको इसका कुछ प्रोविजन दिखाई देगा। प्रोविजंस में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सर क्लॉज 1। क्लॉज 1 मींस जनरल प्रिंसिपल। अब जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता है? जनरल प्रिंसिपल कहता है सर सबको हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, ठीक है। सारे एस्पेक्ट में, एम्प्लॉयमेंट में हमें सबको इक्वल रखना है, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो या हम प्रमोशन हो, पे हो, पेंशन हो, सब में सबको समान ट्रीट करना है, राइट। और ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे हम बराबर से सबको देखते हुए नजर आएंगे, राइट। मतलब हम सबके लिए इक्वल देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज में। क्लॉज 2 कहता है इसके कुछ स्पेसिफिक प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या है? इन सब चीजों को करने समय हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे कि कौन से जाति से है, कौन से धर्म से, इस बेसिस पे हम उस पर भेदभाव नहीं कर रहे होंगे, राइट। गवर्नमेंट कभी भी किसी भी कम्युनिटी को फेवर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि सर अभी जो गवर्नमेंट आई है वो एक कम्युनिटी है, वो उस गवर्नमेंट को ज्यादा वोट करे तो गवर्नमेंट उन्हीं के लोगों को फेवर करने लग जाए, स्टेट सर्विसेज में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोट करने लग जाए, स्टेट में सिर्फ उन्हीं लोगों को रिक्रूट करने लग जाए। दैट शुड नॉट बी द केस ना। सबको हमको समान लेकर के चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक को बहुत वैल्यू करो और दूसरे को पूछ नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पता चलेगा? मैरिट मस्ट बी द प्राइमरी क्राइटेरिया। मतलब हम ये जो भी कुछ करेंगे मैरिट के बेसिस पे करेंगे, सामने वाला डिजर्विंग है तो ही करेंगे, अदरवाइज विल नॉट डू इट। सो मैरिज इज द प्राइमरी एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है सर आपको क्लॉज 3 दिखाई देगा। क्लॉज 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज क्लॉज 3 से क्वेश्चंस बनते हैं।
और क्लॉज 3 क्या बोलता है सर? क्लॉज 3 कहता है पार्लियामेंट असेंबली रेसिडेंस रिक्वायरमेंट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ऑलराइट, सॉरी फॉर द डिले। एनीवेज, तो आपका जो क्लॉज 3 है ये बोलता है सर पार्लियामेंट का या असेंबली का रेजिडेंस का कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या है रेजिडेंस का रिक्वायरमेंट? तो कहता है पार्लियामेंट कैन रिक्वायर रेसिडेंस विद इन स्टेट और लोकल एरिया। मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पार्लियामेंट रेसिडेंस को एक क्राइटेरिया बना सकती है किसी भी इंप्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देने का। मतलब अगर ऐसे लोग इस एरिया में रह रहे हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन सर्विस में कम है, तो इन लोगों को हम रिजर्वेशन देके प्रमोट कर रहे हैं कि आप स्टेट के सर्विसेज में इनकी संख्या बढ़ सके। मतलब स्टेट के लोगों को, इस स्टेट के लोगों को, इस रेसिडेंस के लोगों को हम ज्यादा पार्टिसिपेट करा सके स्टेट सर्विसेज में। तो ऐसी जगहों में पार्लियामेंट के पास में पावर है दैट पार्लियामेंट कैन रिक्वायर रेसिडेंस विद इन द स्टेट और लोकल क्राइटेरिया। नेक्स्ट दिखाई देगा सर, इट इंश्योर्स लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज। सर्विसेज में लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट दिखाई देगा, इट बैलेंसेस नेशनल इंटीग्रेशन विद रीजनल नीड्स। कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं और जो छोटे छोटे रीजंस है इन सभी को हमको बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम पे एक कम्युनिटी को फायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सबको समान अधिकार दे रहे हैं तो इस चक्कर में जो अमीर वर्ग है उसको फायदा मिल रहा है। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, सपोज करो आईएएस का एग्जाम में बहुत पैसा लग रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईएएस के एग्जाम में सिर्फ वही लोग आ जाएं सर्विसेज में जो आईएएस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी आना चाहिए जो गरीब हो, किसान के बेटे हो, राइट, बहुत लोअर बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो उनको भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अलग अलग स्कीम्स के थ्रू करिए, अलग अलग पोर्टल्स को लॉन्च करिए, अलग अलग तरीके से आप रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, फ्री क्लासेस लगाइए, जो भी है रेजिडेंस का क्राइटेरिया लगाइए, जो भी लगाइए, उनको भी प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है सर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो मैं आपको उस वक्त बता रहा था। ठीक है, स्टेट जो है ना वो जॉब्स को रिजर्व कर सकती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो स्टेट है, ठीक है, जॉब्स को रिजर्व कर सकती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बट दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। वही बात है, आपको समान रूप से सबको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सर आप जिसके लिए रिजर्व कर रहे हो सीट उसका रिप्रेजेंटेशन ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा, अगर अच्छा रिप्रेजेंटेशन है फिर रिजर्व क्यों करोगे? तब तो आपको रिजर्व नहीं करना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो इस चीज को स्टेट को देखना पड़ेगा। रिजर्वेशन एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं है, याद रखना, एक एक्सेप्शन है। मतलब रिजर्वेशन को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं मोरल सोसाइटी में इक्वालिटी ला सके। रूल नहीं है कि रिजर्वेशन होना ही होना चाहिए, इट इज मोर टुवर्ड्स ब्रिंगिंग इक्वालिटी। ठीक है, एक एक्सेप्शन है ये। करेंटली 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% सेंट्रल मतलब ओबीसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन के प्रोविजंस दिए गए हुए हैं। और इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, मंडल कमीशन एंड ऑल, बट दिस इज व्हाट दे हैव बीन गिवन। ठीक है, आपका क्लॉज 5 क्या बोल रहा है? अभी जो जितने मैं आपको क्लॉजेस बता रहा हूँ ना, ये सही बता रहा हूँ मैं, ऐसे क्लॉजेस आपको बहुत कम जगहों पे मिलेंगे, बट मैं इन क्लॉजेस को इस नोट्स में बहुत ही सिंपल सरल भाषा में छोटे छोटे वर्ड्स पे ब्रेक डाउन कर दिया हूँ। आप उठा करके देखो लक्ष्मीकांत, उसमें एक तो क्लॉजेस आपको कम दिखाई देंगे और जो भी क्लॉजेस दिखाई देंगे वो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में दिखाई देंगे, बट हमने उसको क्या किया, कट डाउन किया ताकि हम उसको डिटेलिंग में समझ पाए और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के समझ पाए। तो क्लॉज 5 बोलता है सर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में क्या बोलता है, लॉ रिक्वायरिंग पर्टिकुलर रिलीजन फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अगर आपको किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में किसी को अपॉइंट करना है तो वहां पे रिलीजन का एक एंगल होता है। मतलब आप ये समझ जाओ कि अगर आपको किसी को सरकारी मंदिर में, अगर कोई मंदिर है, सरकारी मंदिर क्या, अगर कोई मंदिर है, कोई इंपॉर्टेंट से मंदिर, उसमें किसी को एज ए पंडित आपको नियुक्त करना है तो आप उसी धर्म के लोग को नियुक्त करेंगे ना, दूसरे धर्म को तो नहीं कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर मेंटेन्स रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर आपको दिखाई देगा एग्जांपल हिंदू प्रीस्ट इन हिंदू टेंपल। वही बात जो मैं आपको कह रहा था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, नथिंग न्यू, दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। लैंडमार्क जजमेंट की अगर हम बात करें, लैंडमार्क केस में आपको मंडल कमीशन का केस दिख जाएगा। कहीं ना कहीं इसने ओबीसी रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया है। इसने कहा कि 50% से ज्यादा हम सीलिंग नहीं रखेंगे, मतलब 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए। दिस शुड बी द सीलिंग शुड बी क्लियर, राइट। जो क्रीमी लेयर्स हैं ओबीसी में उनको एक्सक्लूड करो। मतलब अगर ओबीसी में कोई ऐसा है जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीने का उनकी फैमिली इनकम जनरेट कर रही है, तो उनको ओबीसी का 27% का कोटा नहीं मिलेगा। वो जनरल कैटेगरी से आकर के फाइट करेंगे, राइट, क्योंकि वो लोग वेल ऑफ है, राइट। कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी है और जो सोशल जस्टिस है, इसको बैलेंस करना है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस मतलब हम समाज के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए कोई लोग, कोई वर्ग है जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो हम उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन रिजर्वेशन इतना मत दे दो कि यहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो जाए।
ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि इक्वालिटी आपको लेकर के आना सबके बीच में, और आपने एक को इतना रिजर्वेशन दे दिया कि वही लोग बढ़ते जा रहे और बाकी सब नीचे जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। सो इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि इक्वालिटी को आप सोशल जस्टिस के साथ में बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सके, ठीक है। अगर मैं आपको रिसेंट डेवलपमेंट दिखाऊं तो आपको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिखाई देगा, जिसमें 10% सीट को रिजर्व किया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। आई थिंक आप सभी को इनके बारे में पता ही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, यू कैन जस्ट गो एंड रीड इट वंस। ईडब्ल्यूएस आपने देखा भी मिसयूज भी हो रहा था, बहुत कुछ ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड चीजें चलती हुई भी नजर आ रही थी, ठीक है। आर्टिकल 17 कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 15 और 16 थोड़े बड़े आर्टिकल्स थे, पर 17 बहुत सिंपल है। 17 कहता है सर आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते, एज सिंपल एज पॉसिबल। वो लोग कहते थे ना कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, अरे इनको तो देख लिया हमने तो हमें तो जाकर के नहाना पड़ जाएगा, है ना। अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, राइट। सो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि अनटचेबिलिटी बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है, और अनटचेबिलिटी ना लोगों के जन्म के बेसिस पे होता है। मैं अब अपर कास्ट में पैदा हो गया तो इसमें मैंने कोई बहुत महान काम नहीं किया है। अब कोई बेचारा लोअर कास्ट में पैदा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया, राइट। अल्टीमेटली जब जन्म हो गया तो जन्म के बेसिस पे हमें चीजों को नहीं देखना चाहिए, रेदर देन दैट वी शुड लुक इनटू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द वर्क। कर्मा के बेसिस पे देखना चाहिए, कर्म के बेसिस पे देखना चाहिए। इनफैक्ट जब हम आपको हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका जो वर्णा सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी कहीं ना कहीं अर्ली वैदिक एज पे आपके कर्मों के हिसाब से बना था। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको संस्कृत आता, आपको ब्राह्मण बना दिया गया। आपको फाइट्स में इंटरेस्ट है, रूलिंग में इंटरेस्ट है, आप क्षत्रिय बन गए। बाद में जाकर के ये चीजें कहीं ना कहीं हेरिडिटरी हो गई, जन्म बेस्ड हो गई, वही मतलब दैट इज द नेगेटिव कॉनोटेशन आउट देयर, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 17 में दिखाई देगा। तो इसी चीज को एबोलिश करने की बात की जा रही है कि आप किसी भी तरीके से डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरीके से आप किसी के साथ में ये अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। पूर्ण रूप से ये क्या है, प्रोहिबिटेड है। एंड स्टेट ड्यूटी टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी प्रकार से अगर अनटचेबिलिटी हो रहा है तो ये स्टेट का ड्यूटी है कि अनटचेबिलिटी को वहां पे प्रोहिबिट करेगी, स्टेट इसको खत्म करेगी, ठीक है। किस प्रकार की अनटचेबिलिटी दिखती है, तो सर बहुत सारे प्रकार की अनटचेबिलिटी दिखती है, अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। बहुत सारे तरीके से आप लोगों के साथ छुआछूत कर सकते हो, अनटचेबिलिटी कर सकते हो, अस्पृश्यता कर सकते हो। क्या है सर, तो आप सोशल अनटचेबिलिटी कह सकते हो, किसी को मंदिर में आने मना कर रहे हो, होटल में जाने से मना कर रहे हो। इकोनॉमिक अनटचेबिलिटी कर सकते हो, आप सर्विसेज देने से मना कर रहे हो, राइट। डिनायल सर्विसेज बाय बार्बर्स, वॉशरमैन, प्रीस्ट, मना कर दे रहे, आप मंदिर में नहीं आ सकते, आपका बाल नहीं काट सकते, हम आपका ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके साथ छुआछूत हो रहा है, राइट। ये सब नहीं हो सकता, राइट। सिविक अनटचेबिलिटी में क्या है सर, कुएं से पानी लेना, टैंक से पानी लेना, इस टाइप से, मतलब किसी भी प्रकार से आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। इसी चीज को इन्फोर्स करने के लिए 1955 में एक कानून बना दिया गया था, बस कानून का नाम याद रख लो, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा तोप वाली चीज नहीं। आपको पता है, आप सब इंडिया में रहो, आपने देखा हुआ अपने आसपास में किस प्रकार से अनटचेबिलिटी हो रहा है, कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यू गाइस नो दैट, ठीक है। आपको बस ये टर्म्स याद रखना, इकोनॉमिक अनटचेबिलिटी, सोशल, सिविक एंड रिलीजियस अनटचेबिलिटी, इस टर्म को बस इसलिए याद रखना ताकि आप मेंस में खुद से लिख सको, बाकी आपको पता है, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आपको एक ये वर्ड याद रखना, एक्ट याद रखना, इस एक्ट का नाम है सर सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955। ये एक्ट स्टार्टिंग में बनाया गया था, इसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। इस एक्ट को इसलिए बनाया गया है ताकि आर्टिकल 17 के तहत जो अनटचेबिलिटी हो रहा है समाज में, जिसको आर्टिकल 17 रोक रहा है, उसको कानूनी रूप से इन्फोर्स किया जा सके। मतलब अब देश में कहीं पे भी किसी प्रकार से अनटचेबिलिटी नहीं हो, ठीक है। इस चीज को यहां प्रिसाइजली बताने के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसी से रिलेटेड आपको सर एक SC/ST एक्ट दिखाई देता है। आई थिंक SC/ST एक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है, बहुत सालों से न्यूज में रहा है, अभी रिसेंटली बना था SC/ST एक्ट। प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो 1989 में आया था, बट 2019 में इसमें कुछ चेंजेस भी हुए थे। SC/ST एक्ट भी इसलिए लाया गया कि आप किसी SC/ST के साथ में अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, उनके पास में एक्ट होना चाहिए, इसके कारण वो अपने आप को बचा सके। आप उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव या अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, वहीं आपको SC/ST एक्ट में दिखाई देगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग लॉ फॉर हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट SC/ST। कोई भी SC/ST के अगेंस्ट में हीनियस क्राइम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको लॉ दिखाई देगा। कॉन्टेम्प्ररी आपको अगर कुछ चैलेंजेस दिखाई देंगे तो दिखाई देगा सर मैनुअल स्कैवेंजिंग। मतलब आप ये देखो सर कि आज भी गड्ढे में जो भी लोग उतर रहे हैं, नाले में, गटर्स में, गड्ढे में सफाई करने के लिए, मेजोरिटी ऑफ देम दे बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस। तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में हमने आज भी अपने प्रोफेशन को अपने कास्ट के हिसाब से किया हुआ है। देखो मतलब आपको दिख रहा होगा कि जो बेचारा लोअर कास्ट का इंसान है आज वो बहुत ही नीचे स्तर का काम कर रहा है, मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है, जिसको हम खत्म करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका कास्ट निचला है या फिर आप अच्छे कास्ट से नहीं बिलोंग कर सकते तो आप अच्छे जगह पे काम नहीं कर सकते, आपको सारे नीचे वाले काम करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अभी आपको चैलेंजेस के रूप में दिखाई देगा, इसको आपको एक बार रीड करोगे, बाकी चीजें बहुत ही स्मूथ है, इजी है। बस आर्टिकल 18 आपको यही छोटी सी बात बताता है कि इस देश में कोई भी इंसान किसी भी प्रकार से किसी का
टाइटल नहीं यूज कर सकता, कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकता। महाराजा धीराजा, महाराजाओं के राजा, जमींदार, ऐसे टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सब एक समान है संविधान के सामने और हम सबको एक समान ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हम कभी भी टाइटल्स के बेसिस पे अपने बीच में डिफरेंसेस या फिर वो रेस या फिर उस प्रकार से चीजें क्रिएट नहीं कर सकते। ये बहुत ही सही तरीके से यहाँ बताया गया एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, राइट। और इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, कहीं ना कहीं टाइटल आपके बीच में एक आर्टिफिशियल हायरार्की क्रिएट करता है ना। आपको लगता है सामने वाला तो बहुत ही ऊंचा इंसान है, बहुत अमीर इंसान है, देखो उसका टाइटल में महाराजा लगा, महाराजा अपना फैमिली से बिलोंग करता है। अब भले वो उस इंसान का कैलिबर आपसे भी कम हो, उसका पोटेंशियल आपसे भी कम हो, बट उसके टाइटल को देख करके आप पहले ही लग रहा है कि पता नहीं क्या ही इंसान है। वो नहीं होना चाहिए, हम सब एक समान है। लिसन दिस केयरफुली। इसलिए टाइटल्स को बैन किया हुआ है, टाइटल्स का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, एज सिंपल एज पॉसिबल। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। बस दो प्रकार का टाइटल इस्तेमाल हो सकता है, एक एजुकेशन का टाइटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सर मिलिट्री का टाइटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कल पीएचडी कर लिया या मेडिकल कर लिया है तो आपने डॉक्टर का टाइटल यूज कर सकते हैं। आप कोई बहुत बड़े पद से, आर्मी से रिटायर हो रहे हैं या फिर कोई भी मिलिट्री पद से रिटायर हो रहे हैं तो आप मिलिट्री टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीजों को यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मेंशन आउट हियर कि आप ऐसे टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी कोई फॉरेनर है, अगर वो इंडियन टाइटल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिना हमारे देश के राष्ट्रपति के परमिशन के वो इस टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई डोंट वांट टू स्ट्रेस दिस सेशन बिकॉज अल्टीमेटली सेशन इंपॉर्टेंट था, प्रोडक्टिव था, राइट। और इसमें मैंने आपको पूरे आर्टिकल 14 से 18 तक 4-5 आर्टिकल, जो 5 आर्टिकल है 14, 15, 16, 17, 18, इसको कवर अप करा दिया। एक बार इसको रीड कर लेना, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। अगला जो आपका आएगा सेशन, उसमें हम इक्वालिटी वाले आर्टिकल को कवर अप करेंगे और एक्सप्लॉइटेशन वाले आर्टिकल को कवर अप करेंगे। 19 से लेकर 24 तक तो एटलीस्ट कवर अप करेंगे। दैट इज द पर्पस ऑफ द नेक्स्ट सेशन। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। इफ इट इज, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी इसका सारा कंटेंट आपको यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो सी यू सून इन अदर वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।